हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि बच्चा कल आपका अपलोड हो चुका था पार्ट 1, आज उसी वीडियो का पार्ट 2 लेके आ गए हैं। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। जैसा कि बच्चा मैंने आपको बताया था, आज का जो क्वेश्चन रहने वाले 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, इंपॉर्टेंट है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और जल्दी से बेल आइकन दबा दो। तो शुरुआत कर देते हैं बेटा वीडियो की। चैप्टर का नाम मैंने आपको समझा ही चुका था पहले पार्ट 1 में, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा, है ना। तो टॉपिक क्या था बच्चा हमारा, लास्ट हमने पढ़े थे 4 वर्णों के बारे में। किसके बारे में? 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से थे बेटा? मैंने आपको बता दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये तो 4 वर्ण डिसाइडेड थे, ठीक है। चारों के कार्य मैंने आपको पढ़ा दिए थे लास्ट पार्ट में ही। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आके उस वीडियो को देख ले ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। और उस वीडियो में मैंने बेटा एक 8 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है। तो इनके कार्य के तो मैंने बता ही दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। लेकिन इसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है, सर क्या ये 4 वर्णों के अलावा, 4 वर्णों के अलावा भी कुछ होता था या केवल यही 4 वर्ण थे? जी बेटा, इन 4 वर्णों के अलावा भी था, ठीक है। इन 4 वर्णों के अलावा क्या होता था बेटा? इन 4 वर्णों के अलावा की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे थे जिन्हें चारों वर्णों में नहीं रखा गया था, ठीक है। उनके लिए क्या बना दी गई थी? जातियां बना दी गई थी, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा बच्चा, जंगल में रहने वाले निषाद राज के बारे में, जिन्होंने प्रभु श्री राम की नाव को पार लगवाया था नदी से, केवट राज, ठीक है। तो ये क्या है? एक ये जाति हो गई, क्लियर हुई बात। अब फिर उनके अलावा भी बेटा, ये तो हमारी जातियां हो गई, है ना। लेकिन उनके अलावा भी एक ऐसा वर्ण था जो बाहर से आए हुए थे। बाहर से आए का मतलब क्या है? जो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाता था? ये सभ्य नहीं है। क्या नहीं है? सभ्यता नहीं है। और ये असंस्कृत भाषी है। असंस्कृत भाषी का मतलब क्या है? वो संस्कृत नहीं बोलते, ठीक है। और उनके लिए मूलतः एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, मलिच। ऐसा माना गया कि ये लोग क्या है? जानवरों को खाते हैं और वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते और ना ही ये ब्राह्मणों की बातों को मानते हैं। तो उन्हें चारों वर्णों से अलग कर दिया गया और क्या बना दिया गया बेटा? एक अलग सा ग्रुप बना दिया, है ना। तो क्वेश्चन फिर आता है, इन अलग ग्रुपों का कोई एग्जाम्पल सर? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था बेटा, इसमें चंडालों के बारे में। किसके बारे में? चंडाल। चंडाल के कार्य मैंने आपको बताए थे ना बेटा लास्ट वीडियो में। चंडाल के कार्य में मैंने आपको बताया था, ये लोग क्या करते हैं? जो मरे हुए शरीर होते हैं, मृत शरीर होते हैं, जिनकी लवारिस लाशें होती हैं। लवारिस लाशों का मतलब क्या है? चाहे वो किसी जानवर की हो, चाहे किसी इंसान की हो जिसका कोई ना हो, उनकी लाशों की अंत्योष्टि करते हैं। उन्हीं के जूठे बर्तन इस्तेमाल कर, मरे हुए लोगों के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मरे हुए लोगों को ही कपड़ों को यूज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटा ये लोग क्या करते हैं? उन्हीं के गहने पहनते हैं और गांव में आने से पहले करतार बजा के आते हैं। अगर कोई इन्हें देख ले तो गलती उस पर्सन की नहीं बल्कि चंडालों की मानी जाती थी, ठीक है। ये एक हो गया क्या? चारों वर्णों से अलग माना गया इसे। क्या माना गया है? चारों वर्णों से अलग माना गया है। क्लियर हो गई बात बेटा। अब उसके बाद बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, इधर से आ जाता है जो वर्णों ने बोला, सामाजिक कर्तव्य। मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि ये जो 4 वर्ण है, चारों वर्णों को पालन करने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ नीतियां अपनाई। ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई नीतियां थी। कुछ नीतियां क्या अपनाई? पहले तो इसे एक दिव्य व्यवस्था बताया। दिव्य व्यवस्था का मतलब क्या है? देवी देवताओं से जोड़कर बताया और बोला कि ये देवी देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था और इसका पालन होना ही चाहिए। और बताया जो राजा, जो शासक इस व्यवस्था का पालन नहीं करता, ठीक है, उसका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। ऐसी कई सारी चीजें जोड़कर ब्राह्मणों ने बताई और कई कई जगह पर जबरदस्ती भी लागू करवाया। तो क्वेश्चन आता है, क्या सर ये सामाजिक कर्तव्य का पालन होता था? जी हाँ, बिल्कुल होता था। उस टाइम पे कुछ कुछ लोग थे नहीं करते थे, तो उन्होंने चारों वर्णों से अलग कर दिया और मलेच्छ बता दिया और असंस्कृत भाषी
बता दिया। क्लियर हो गई बात। अब देखो कैसे होता था सामाजिक कर्तव्य का पालन, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से हर एक बच्चे ने सुना होगा, जब आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, और आपने द्रोणाचार्य जी का भी नाम सुना होगा, और आपने अर्जुन का नाम भी सुना होगा। अब जो अर्जुन से वादा कर चुके थे द्रोणाचार्य क्या, कि इस दुनिया में तुमसे बड़ा धनुषधारी कोई भी नहीं होगा। जब एकलव्य ने देखा गुरु द्रोणाचार्य बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो एकलव्य की भी इच्छा जगी कि गुरु द्रोणाचार्य से सीखा जाए कि आखिरकार कैसे धनुष चलाया जाता है। तब एकलव्य ने रिक्वेस्ट की, लेकिन एकलव्य बेसिकली बेटा छोटी जाति से संबंधित है, इसलिए द्रोणाचार्य ने सामाजिक कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें सिखाने के लिए मना कर दिया। जब उन्हें सिखाने के लिए मना किया तो उन्होंने एक मिट्टी की छोटी सी मूर्त बनाई और उन्हें गुरु द्रोणाचार्य मानकर गुरु द्रोणाचार्य से छुप छुप कर सीखते थे। उस सीखने के बाद जब उन्होंने तीरंदाजी सीख गए, तो ऐसा नमूना दिखाया कि ये सिद्ध हो गया इनसे बड़ा तो धनुषधारी कोई है ही नहीं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, आपको किसने सिखाया? तो उन्होंने बताया, गुरु हम तो आप ही को देख के सीख गए। तो लेकिन वो तो अर्जुन को वादा कर चुके थे। तो उन्होंने बोला, आप हमें देख के सीखे तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो उन्होंने बोला, जी सर बिल्कुल देंगे, गुरु दक्षिणा तो हम देंगे गुरु जी को। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा एक अंगूठा। अब अंगूठे के बिना वो तीर चला ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी एकलव्य ने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया। इधर स्टूडेंट है भाई सब्सक्राइब नहीं देते, उन्होंने अंगूठा दे दिया था। भैया सब्सक्राइब कर लो, शर्म कर लो थोड़ी सी। क्लियर हो गई बात? ये आ गया समझ जी, सामाजिक कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन होता है। क्लियर है ये बात? अब उसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है आपका जो मेन है, यहां से मैं डस्टर ले लूं और जल्दी से बता दूं। एक क्वेश्चन बेटा मुख्य तौर पर पूछा जाता है यहां से कि संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति पर अधिकार। आखिरकार सर जो संपत्ति होती थी, संपत्ति पर किसका अधिकार होता था? तो देखो संपत्ति का मतलब आप सब जानते ही हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जो समाज था क्या था? समाज था पितृवंशिक था, पितृवंशिकता पर आधारित था। किस पर आधारित था भैया? आप कहेंगे सर पितृवंशिकता पर आधारित था। अब जब समाज पितृवंशिकता पर आधारित था, तो पितृवंशिकता पर आधारित होने का मतलब क्या है? जो भी संपत्ति होगी वो किसको प्राप्त होगी? पुत्रों को प्राप्त होगी, और पुत्रियों का इस पर कोई हक नहीं होता था। पुत्रियों का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं होता था। ठीक है, अब यहां से बात आती है पुत्रों में भी बेटा जो सबसे ज्यादा संपत्ति का हिस्सा मिलता था या जो विशेष साम्राज्य मिलता था, वो मिलता था ज्येष्ठ पुत्र को। किसको? ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब क्या है? जो सबसे बड़े पुत्र होते थे उन्हें प्राप्त होता था। ठीक है, तो क्या सर स्त्रियों को कोई संपत्ति नहीं होती थी, कोई भूमि नहीं होती थी? तो बेटा स्त्रियों की संपत्ति केवल स्त्री धन था। ठीक है, स्त्रियों को संपत्ति किसमें प्राप्त होता था? स्त्री धन में। स्त्री धन का मतलब क्या हो गया? जो विवाह के समय, कब? विवाह के समय जो संपत्ति प्राप्त होती थी, समय प्राप्त संपत्ति। ठीक है, इसी पर स्त्रियों का हक होता था। ठीक है, लेकिन पुरुष कई तरीके से जमीनों को हासिल कर सकते थे, संपत्ति को हासिल कर सकते थे। पहला तो यहां पे लिख देता हूं मैं, पुरुषों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के तरीके। आखिरकार पुरुष किस तरीके से संपत्ति को अधिग्रहण कर सकते थे या ग्रहण कर सकते थे? ठीक है, तो आप बताएंगे। पहला तो देर को बेटा पिता द्वारा किस बेस पर? पितृवंशिकता के आधार पर। किस आधार पर? पितृवंशिकता के आधार पर।
दूसरा तरीका क्या हो जाता था बेटा प्रॉपर्टी हासिल करने का? व्यवसाय द्वारा। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब क्या है? कोई काम वगैरह करके, है ना। तीसरा हो गया भैया कृषि। कृषि भी खैर व्यवसाय का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप अलग से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और चौथा काम हो गया बेटा ये युद्ध में जीत। युद्ध में जीत हासिल करके, ठीक है, युद्ध में जीत हासिल करके भी वो क्या कर सकते थे? संपत्ति को हासिल कर सकते थे। यानी कि स्त्री और पुरुषों के संपत्ति पर अलग अलग अधिकार हुआ करते थे। जो ज्यादातर प्रॉपर्टी है वो हमेशा पुरुषों के कब्जे में रहती थी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सामाजिक तौर पर, जैसे मान लो अभी भी होता है ना कि अभी भी छोटे परिवार होते हैं जो लाइक मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर प्रॉपर्टी बेटों को ही मिलती है, ठीक है। लेकिन कुछ उच्च वर्ग के लोग होते हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो क्या करते हैं? अपनी बेटियों के नाम पे भी प्रॉपर्टी कर देते हैं, ठीक है। यानी अब देखो उन पे तो एक्स्ट्रा है, तो वो बेटियों के नाम पे भी कर देते हैं, बेटों के नाम पे भी कर देते हैं। क्लियर हुई बात? तो ऐसा ही उस टाइम भी होता होगा। कुछ उच्च वर्गों में पाया जाता होगा कि वो अपनी बेटियों के नाम पर भी जमीन दे देते होंगे। जैसा कि बच्चा हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, प्रभावती का नाम, है ना, प्रभावती गुप्त का नाम पढ़ा था ना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उन्होंने भूमि दान का एग्जाम्पल मिलता है। भूमि दान कैसे की होगी? जब उनके पास भूमि होगी तभी तो दान की होगी। क्लियर हो गई बात? तो कई बार ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा, ये था हमारे संपत्ति पर पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग अधिकार। अब आता है बच्चा हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाषा और विषय वस्तु। भाषा और विषय वस्तु। भाषा और विषय वस्तु का मतलब क्या है बेटा? आखिरकार जो महाभारत लिखा गया, जो ग्रंथ लिखा गया, उसकी भाषा कैसी थी, ठीक है। आखिरकार वो किस भाषा में लिखा गया? भाषा और विषय वस्तु, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हम बात करें महाभारत की। आप जानते ही हैं बेटा, इसके जो प्रमुख जो मूल रचयिता है, ठीक है, क्या है? मूल रचयिता श्री वेद व्यास जी हैं। कौन है? श्री वेद व्यास जी, ठीक है। और इन्हीं के कहने पर लिखी किसके द्वारा गई है? गणेश जी द्वारा। किनके द्वारा? गणेश जी द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, सर इसकी भाषा और विषय वस्तु कैसी थी, ठीक है। भाषा और विषय वस्तु, भाषा और विषय वस्तु। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं इसकी भी भाषा। जैसे कि प्राचीन भाषा संस्कृत में ही चीजों को लिखा जाता था। किस भाषा में लिखा जाता था? ज्यादातर चीजों को संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। तो महाभारत की रचना भी संस्कृत में ही हुई है। लेकिन जो महाभारत में लिखी गई संस्कृत है वो वेदों और पुराणों में लिखी गई संस्कृत से कहीं ज्यादा आसान है, जिसे एक नॉर्मल पर्सन बड़ी आसानी से समझ सकता है। क्लियर हो गई बात? वेदों और पुराणों की संस्कृत से आसान, पुराणों की संस्कृत से आसान है, संस्कृत से आसान। और एक और चीज लिखी याद रखेंगे बेटा, जो महाभारत की रचना है वो मुख्यतः किसमें की गई है? दो पार्टों में की गई है। एक लिखा गया बेटा आख्यान, एक है उपदेशात्मक। आख्यान में बेटा जो महाभारत की कहानियां समाहित है, क्या है? कहानियां, ठीक है। आख्यान में क्या समाहित है? कहानियां समाहित है। और उपदेशात्मक में क्या समाहित है बेटा? उपदेश, ठीक है। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर राजी हैं कि ये जो मूल रचना थी वो कहानियों के रूप में हुई थी, आख्यान के रूप में हुई थी, और बाद में उसमें कई सारे उपदेश जोड़े गए। क्या जोड़े गए? उपदेश। उपदेश लाइक जैसे श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था किसको? अर्जुन को। क्या उपदेश दिया था? कि अर्जुन तीर उठाओ, धनुष उठाओ। अर्जुन डरे हुए थे, श्री कृष्ण सामने तो अपने हैं। तो कृष्ण ने एक उपदेश दिया, क्या? कि बेटा अगर वो अपने होते तो तुम्हें धनुष उठाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर सामने वाला गलत है और वो अपना ही क्यों ना हो
तो बेटा न्याय के लिए आवाज उठाना तुम्हारा फर्ज है। क्लियर हो गई बात? ये चीज एक उपदेश के रूप में हम देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब ये आ गया समझ भाषा और विषय वस्तु, और उसके साथ मैंने आपको मूल रचयिता भी बता दिए। लेकिन क्या क्वेश्चन उठता है सर, क्या ये महाभारत है जो उसके एक ही रचनाकार है, एक ही लेखक है, या एक ही तिथियों पर लिखी गई है? जी नहीं बेटा, महाभारत की रचना कोई एक समय पर नहीं हुई, या कोई एक रचनाकार या कोई एक लेखक द्वारा नहीं की गई। ठीक है, महाभारत की रचना में समय समय पर श्लोकों को ऐड किया गया, समय समय पर कहानियों को जोड़ा गया। ठीक है, जैसे जैसे हमें कई जगहों से चीजें मिलती गई हम उसमें जोड़ते गए। इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन बन जाता है क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, एक क्वेश्चन आया था कभी कभी पेपर में कि महाभारत एक मिथ्या नहीं बल्कि हकीकत है, यानी कि महाभारत सिर्फ एक वहम नहीं है बल्कि सच्चाई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ बेटा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ दूंगा कि महाभारत एक इतिहास है, ये एक हिस्ट्री है। इतिहास कभी झूठा होता ही नहीं। कभी सुना है इतिहास झूठा होता है? कभी नहीं। इतिहास हमेशा सच पर आधारित होता है, तो महाभारत भी एक बड़ी सच्चाई है। इसके मैं कई सारे प्रूफ दे सकता हूं, जैसे कि कुरुक्षेत्र की भूमि का लाल होना, जबकि नीचे सारी साइंटिफिक जांच हो चुकी है, उधर कोई लाल मिट्टी का सोर्स है ही नहीं। दूसरा मैं दे सकता हूं बेटा, समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी। अभी भी द्वारका नगरी समुद्र में पूरी महल की तरह जीवित है। उसके बाद बेटा मैं एग्जांपल दे सकता हूं, श्री खाटू श्याम जी में विद्यमान हमारे बाबा श्याम का शीश है ना। उसके बाद बेटा मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, क्या, हस्तिनापुर के वो सारे जो चक्र बने हुए हैं आज भी। कितने उदाहरण दूंगी, महाभारत एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। समझ गए बात को? तो कोई भी बच्चा इस चीज को नहीं कभी बोलेगा कि महाभारत एक कहानी है, बल्कि ये एक इतिहास है, ये एक सच्चाई है जो रियल में घटित हुई थी। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है जो लास्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो महाभारत है एक गतिशील ग्रंथ है। क्या है? महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। क्या चीज? गतिशील ग्रंथ। गतिशील ग्रंथ का मतलब क्या है बेटा? गतिशील ग्रंथ का मतलब है कि किस तरीके से महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है। तो आप कह सकते हैं जी सर महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील ग्रंथ कौन सा होता है बेटा? गतिशील ग्रंथ वह ग्रंथ होता है जो कभी डाई ना हो, जो कभी डेथ ना करे, यानी कंटिन्यू चलता रहे, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे। जी बिल्कुल है, महाभारत आज तक नहीं खत्म हुआ, ना कभी खत्म होगा, क्योंकि भैया हम तो आने वाली जनरेशन को बताएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन अगली जनरेशन को बताएगी, इसका कंटिन्यू जो व्याख्यान है वो चलता रहेगा। आज भी महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्लोक जुड़ते रहते हैं, समय समय पर जुड़ते हैं। जैसे कि जब मिला था तो इसमें श्लोकों की संख्या बेटा केवल 10,000 हुआ करती थी, वर्तमान समय में ये 1 लाख से भी अधिक है। जब इसकी रचना की गई तो इसमें श्लोक कितने थे बेटा? 10,000 थे केवल, लेकिन वर्तमान में ये श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। तो क्या हम कह सकते हैं ये गतिशील ग्रंथ है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा जो महाभारत है उसके मूर्तियों द्वारा प्रदर्शन होना, ठीक है, नाटकों द्वारा प्रदर्शन होना, और हर एक क्षेत्र में इसका वर्णन प्राप्त होना। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा उसमें जब हम पढ़ रहे थे वीएस सुक्थांकर जी ने जब पांडुलिपियों को खोजा, जब पांडुलिपियों को पढ़ा और कंपेयर किया, उस हर एक पांडुलिपि में कॉमन बात मिली, क्या, कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में भी आधार पर कहानियों को रचित है ना, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहानियों के आधार पर हमें समझाया जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु के कई रूप हैं। ठीक है, हमारे नॉर्थ में प्रभु श्री राम, अयोध्या में प्रभु श्री राम, अगर बात आ जाए भैया मथुरा में तो श्री कृष्ण, साउथ में बात आ जाए रामेश्वर जी है ना, वेंकटेश्वर जी, हर एक जगह भगवान मतलब पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग कहानियों के आधार पे अलग अलग तरीके से महाभारत को समझाया गया है। क्लियर हो गई बात? और फिर उसका मूर्ति कलाओं द्वारा, नाटकों द्वारा प्रदर्शन दिखाया गया है। ठीक है, फिर उसके लिए बेटा हम कई सारे ऐसी चीजों को जान सकते हैं, जैसे कि कहानियां जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती हैं। तो महाभारत क्या कंटिन्यू चल रहा है ना, कभी खत्म हुआ ही नहीं।
ये क्या है, एक ऐसा ग्रंथ है जो कभी खत्म हुआ ही नहीं था। क्लियर हो गई ना बात? तो हम कह सकते हैं अंत में कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अगर बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, किसी बच्चे को डाउट आता है कि अगर सर हम लिखेंगे कैसे पेपर में, तो बेटा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता रखा है, ठीक है, 7982038393। कोई भी बच्चा बेटा इस पर क्या कर सकता है, कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकता है। इस पर मेरे को मैसेज छोड़ दे, मैं हर एक बच्चे का जवाब जरूर दूंगा और बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो बेटा तैयार रहना, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और उसके बाद बच्चा जो कल है वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास देगी, रिपब्लिक डे की छुट्टी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।